हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पे मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके पास मल्टीपल एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कुछ एक्सेप्शंस जैसे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को छोड़ दें तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं सबके पास में मल्टीपल एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास एक एसिमेट्रिक सेंटर्स होता है और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, तो इनके पास मल्टीपल एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और उन एसिमेट्रिक सेंटर्स के कारण वहां पे वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, मैंने आपको ईपीमर्स के बारे में बताया, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में, स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बताया, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग मोनोसैकेराइड्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस वहाँ पे होती हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जब शुगर का स्ट्रक्चर बताया होगा या मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर बताया होगा तो मैंने कुछ इस तरह से ड्रा किया होगा। सपोज दैट मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ तो ग्लूकोज को मैं अभी तक ऐसे बनाता रहा। ये हमारा कार्बोनिल कार्बन था, फिर उसके बाद 6 कार्बन की शुगर है तो 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे OH और H पाए जाते हैं हर जगह पे, इस तरह से HOH, OH, H, OH, H और CH2OH, ठीक है। ये बेसिकली डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डी ग्लूकोज। इस फार्मूले को मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूले का हम लोग ओपन चेन फार्मूला या फिर फिशर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो शुगर होती हैं उनके 3D स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए या उसको प्लेन पेपर पे ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम लोग लिविंग कंडीशन में चलते हैं, जब कभी भी हम लोग सेल के अंदर किसी शुगर को एज्यूम करते हैं तो वो इस तरह से ओपन चेन फार्मूले में नहीं एग्जिस्ट करती है। वहां पे ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, वहां पे ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। जब हम एक्वस सॉल्यूशन में इसको एज्यूम करें या फिर हम लोग सेल के अंदर देखना चाहें, इनसाइड द सेल देखें तो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसका केमिकल बेसिस क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर आखिर कैसे बन जाता है, वहां पे क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बोनिल कार्बन रिंग के जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें कहीं एंड पे प्रेजेंट है तो हम लोग उसको एल्डोज बोलते थे। क्या बोलते थे? एल्डोज। एक एल्डोज थी, एक कीटोज था, ठीक। 2 क्लासिफिकेशन हमने किए थे। एल्डोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल कार्बन जो है, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन ये कहां पे है, ये कहीं एंड पे है, जो हमारी चेन है उसमें कहीं एंड पे है, ठीक है। तो हम इसको कहते थे कि ये एक एल्डोज है। और दूसरा हम लोग कहते थे कि अगर यही कार्बोनिल कार्बन कहीं चेन के बीच में है, अदर देन एंड, अदर एनी अदर पोजीशन में लिखता हूं, एनी अदर पोजीशन, एनी अदर पोजीशन, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते थे कीटोज, ठीक है, या फिर कीटोन ग्रुप, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट के पास हम लोग कहते थे इनके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इनको हम लोग कीटोज बोलते थे। और जो हमारे एल्डोजेस थे उनमें कार्बोनिल कार्बन एंड पे प्रेजेंट था, उनको हम कहते थे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये ओपन चेन फार्मूले की बात हो गई। लेकिन ये रिंग कैसे फॉर्म करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके अगर हम लोग केमिकल बेसिस की बात करें, जो रिंग फॉर्मेशन है उसके केमिकल बेसिस की अगर हम लोग स्टडी करने जाएं तो हमें 2 चीजें यहां पे समझनी पड़ेंगी। केमिकल बेसिस ऑफ रिंग फॉर्मेशन या साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल बेसिस ऑफ रिंग फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें
ठीक है, तो केमिकल बेसिस यहाँ पे कुछ केमिकल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका आपस में रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हम लोग एल्डोजेज की बात करें तो वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोजेज की बात करें तो वहाँ पे कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो केमिकल बेसिस में हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहली बात एन एल्डिहाइड ग्रुप, जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एन एल्डिहाइड ग्रुप, एन एल्डिहाइड ग्रुप can react with an alcohol to form hemiacetal, hemiacetals। ठीक है, पहला केमिकल बेसिस अगर आप देखें एन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, मतलब ऐसी शुगर जिनके पास में एल्डिहाइड ग्रुप है, वो एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, वो एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट कर जाएगा किससे, एल्कोहलिक ग्रुप से, और जब वो एल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनेगा जिसको कहा जाएगा हेमीएसिटल। ठीक है, ये रिंग फॉर्मेशन का बेसिस है। कैसे बनेगा, थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। एल्डिहाइड ग्रुप, सबसे पहले मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा एल्डिहाइड ग्रुप का। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन हो गया जिसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास ग्रुप होता है, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, जो भी है यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब ये क्या बना, ये है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, ये रिएक्ट कर रहा है किसी अल्कोहल के साथ में। ठीक है, मान लीजिए मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, जो भी है, एक अल्कोहल है, उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो रिएक्शन होगी वहां होगा क्या, यहाँ पे एक हेमीएसिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा सा बारीकी से अगर हम लोग समझेंगे तो हमें मिलेगा ये कि ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जब पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट होगा बॉन्डिंग का। ठीक है, और उस रीअरेंजमेंट के दौरान एक केमिकल कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग हेमीएसिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, आप देखिए जो हमारा आया हुआ है ये हमारा जो दूसरा ग्रुप आया हुआ है जो अल्कोहल का ग्रुप है वो आकर के जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है ये अपना अलग चला जाएगा, तो वो यहाँ पे क्या बना लेगा, OH बना लेगा, ये OH अलग से चला जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा हमारा क्या है, ये R1 है। ठीक है, ये R1 एज सच रहेगा और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये एज सच रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेमीएसिटल्स। ठीक है, केमिस्ट्री इतना ज्यादा समझना यहाँ पे जरूरी नहीं है, जितना ज्यादा जरूरी ये समझना है कि जब एक एल्डिहाइड, ठीक है, आपके काम की चीज मैं बता रहा हूं, जब एक एल्डिहाइड किसी अल्कोहल से, ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक, अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनता है जिसको कहा जाता है हेमीएसिटल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, हेमीएसिटल्स, हेमीएसिटल्स। एसिटल से आप लोग याद रखिए, एसिटल मतलब एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड होगा तो एसिटल्स। ठीक है, हेमीएसिटल बनाएगा। एक बेसिस तो ये हो गया, क्योंकि शुगर के पास दो ही ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, तो एल्डिहाइड की बात मैंने यहाँ पे कर ली। ठीक है, दूसरा केमिकल बेसिस क्या है, दूसरा केमिकल बेसिस ये है कि अगर कोई कीटोन ग्रुप कंटेनिंग मोनोसैकेराइड है जिसके पास में कीटोन है, ठीक है, इस एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे, इस एल्डिहाइड ग्रुप को अगर मैं यहां से रफ कर दूं, इस एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे अगर कीटोन है, ठीक है, अगर कीटोन है, ठीक है, तो केमिकल बेसिस क्या हो जाएगा, ए कीटोन कैन रिएक्ट विद एन एल्कोहल। ठीक है, ये भी अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता है और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हेमीएसिटल की जगह पे हेमीकीटल बनाएगा, हेमीकीटल्स बनाएगा। ठीक, तो केमिकल बेसिस क्या हो गया रिंग फॉर्मेशन का, केमिकल बेसिस यहां पे दो हो गए। पहला, या तो फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल्स, ठीक है, और दूसरा यहां पे केमिकल बेसिस क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हेमीकीटल्स।
ठीक है, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन या फिर हेमिकीटल का फॉर्मेशन। अब हेमी एसिटल कब बनेगा? अगर कोई एल्डोज है, जिसके पास में एल्डिहाइड है वो क्या होगा? एल्डोज होगा, अगर कोई एल्डोज है। ठीक, हेमिकीटल कब बनेगा? अगर कोई कीटोज है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं थोड़ा सा। अभी तो मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई, ठीक है, अब एक एक करके इनको अगर हम लोग समझने जाएंगे तो किस तरह से इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं कि किस तरह से अगर एक कीटोन है, कोई कीटोन है, वो अल्कोहल से रिएक्ट करती है तो किस तरह के चेंजेस वहां पे आते हैं, किस तरह से हेमिकीटल्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक कीटोन बनाऊं तो कीटोन और एल्डिहाइड में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि मैंने यहाँ पे एक R1 दिखाया था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखाया था, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा भी ग्रुप होता है जिसको हम लोग R2 बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या बन जाता है? हमारा कीटोन। ठीक, और ये कीटोन रिएक्ट किससे के साथ में कर रहा है? एक एल्कोहल के साथ में। क्योंकि यहाँ R1 R2 पहले से है इसलिए मैंने यहाँ पे R3 लिखा हुआ है। कुछ नहीं होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसा बनेगा? बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनेगा, बस यहाँ पे क्या होगा? OR3 हो जाएगा और ये हमारा OH सच रहेगा। ठीक है, और ये हमारे R1 रहेगा और ये हमारा R2 रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेमिकीटल, हेमिकीटल्स। ये हमारा हेमिकीटल है। ठीक, तो अगर कोई कीटोन है वो किसी अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग हेमिकीटल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो केमिकल बेसिस हो गया, नॉर्मल कीटोन और अल्कोहल का रिएक्शन हो गया यहाँ पे। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं हेमी एसिटल का फॉर्मेशन इन द केस ऑफ मोनोसैकेराइड और फिर हेमिकीटल के फॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हेमी एसिटल पे आते हैं कि हेमी एसिटल कैसे बनेगा। जब हम सुगर्स की बात करेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, मोनोसैकेराइड्स का बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज को आज इलेबोरेट करूंगा यहाँ पे बहुत इजी तरीके से। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल्स इन मोनोसैकेराइड्स। ठीक, हेमी एसिटल किस तरह से बनते हैं और किस तरह से जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं हेमी एसिटल बनाने वाले, वो रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, थोड़ा सा बहुत इजी तरीके से बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हेमी एसिटल्स जो बनाने वाले मोनोसैकेराइड्स या सुगर्स होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे हमारे एल्डोजेज, जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो। तो वो कौन से होंगे? एल्डोजेज। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे कि कौन क्या बनाएगा, इससे आपको आगे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो एल्डोज का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारा होता है ग्लूकोज। ठीक, तो हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हेमी एसिटल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लूंगा। ठीक है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पास में ये हमारा हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन और CH2OH। ठीक, नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन यहाँ पे आप होते हैं। ये क्या है? डी ग्लूकोज। ठीक, अब मैं बार बार डी ग्लूकोज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं डी और एल का मतलब आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो डिनोट करने का सही तरीका यही होता है कि जब आप ग्लूकोज लिखें तो डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है, इस चीज को वहां पे जरूर बताएं, इसलिए मैं बार बार डी ग्लूकोज अब लिख रहा हूं। ये ओपन चेन फॉर्मूला में बेसिकली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक एल्डिहाइड अगर किसी एल्कोहल से रिएक्ट करे तो हेमी एसिटल बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO। ठीक है, ये रहा हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। ये कहा क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। और फिर दूसरा ग्रुप क्या चाहिए हमको? एक एल्कोहलिक ग्रुप चाहिए। तो आप यहां पे देखिए ग्लूकोज में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं।
ठीक है, इसका मतलब जब मोनोसैकेराइड्स आपस में हेमी एसिटल बना रही होंगी या फिर अल्कोहल और एल्डिहाइड को रिएक्ट करना होगा, तो एक ही मॉलिक्यूल के पास में, एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास में ही हमको एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल जाएगा और अल्कोहलिक ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी ग्लूकोज के पास में हमको एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल जाएगा और ये ढेर सारे देखिए अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और अभी इलेबोरेट करके बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हमने बनाया हमारा कार्बोनिल कार्बन, कार्बन नंबर 1 2, ठीक है, ये हमारा दूसरा 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH। ठीक, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस ग्रुप से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो हमारा कार्बन नंबर 5 और ये हमारा पहला कार्बन है जो हमारा कार्बोनिल कार्बन। तो हमेशा जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा ग्लूकोज के केस में, तो 5वें नंबर का जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वही एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से एक बार बना देते हैं। ये हमारा दूसरा कार्बन है OH H H OH OH H OH और ये H। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करूंगा। यहाँ पे मैं इसका OH में क्या क्या होता है, O होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये H होता है। मैंने दोनों के बॉन्डिंग थोड़ा सा तोड़ के बना दिया इसको आपको समझाने के लिए। ये OH ही है, बस इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको मैंने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन होता कैसे है, कैसे हेमी एसिटल बनता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये हमारा कार्बन नंबर 5 है और ये 6 है, 4 है, 3 है और 2 है। 6 के 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल कार्बन पे लगा हुआ ऑक्सीजन है, एटम है, सबसे पहले आप इसको देखिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा हमारा, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक, डबल बॉन्ड जो था यहाँ पे वो खत्म हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जब हम 5th कार्बन पे आएंगे, अब इस कार्बन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 5th कार्बन पे आइए। 5th कार्बन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे OH है। जो हमारा ये ऑक्सीजन होता है ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड जब टूट गया तो ये जो वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, फ्री हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, अब एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। ठीक है, अब ये जब प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, तो ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है और इस हाइड्रोजन के पास क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाऊं, आगे बनाऊं, फिर से आगे बढ़ूं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, अब ये मैं सिंगल बॉन्ड ही दिखा रहा हूं क्योंकि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट हो गया, ये और ये वाला जो हाइड्रोजन था वो कहां चला आया, इसके पास में, ये OH बन गया। ठीक है, ये H पहले से ही था। ठीक, इसके पास में अभी क्या है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, CH2OH। ठीक है, इसके पास में हमारा सिमिलर है OH। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोक्सिल, फिर हाइड्रोक्सिल नहीं है क्योंकि इसका ऑक्सीजन यहाँ चला गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। ठीक है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिसके पास में पार्शियल निगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है और इसके पास में ये हाइड्रोजन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बचा हुआ है। ठीक, अब होगा क्या कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हमारा ये वाला कार्बन है, ये हमारा जो फर्स्ट कार्बन है, कार्बन नंबर 1, इसकी बैलेंसी पे जरा अगर आप ध्यान देंगे तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कितने बने हैं, 1
2 और 3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे कम है। तो ये बॉन्ड कैसे यहाँ पे पूरा होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन के साथ में बना लेगा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बना लेगा, इस वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। कार्बन नंबर 5 पे लगा हुआ ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 5 पे लगा हुआ ऑक्सीजन, इसने किसके साथ में बॉन्ड बना लिया, इसने बना लिया बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ, जो में बॉन्ड बना लिया, जो कि हमारा कार्बोनिल कार्बन पहले था। अब आप देखिए इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, सबकी वैलेंसी पूरी है। लेकिन यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे एक नया OH ग्रुप बना है, पहले ये नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे एक और नया OH ग्रुप बना। ठीक है, ये OH ग्रुप हाईली रिएक्टिव होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो OH ग्रुप बना है ये हाईली रिएक्टिव होता है। जो नया OH ग्रुप बन गया है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी बात मैं करूंगा जब मैं आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ाऊंगा, तब वहां पे काम देगा। बट अभी आप ये ध्यान रखिए, जो नया वाला OH ग्रुप बना है ये बहुत ही रिएक्टिव है। एक बार फिर से पूरी प्रोसेस को देखिएगा ध्यान से। ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और ये वाला जो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। दोनों को मैंने तोड़ के बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस पे, देखिए शिफ्ट हो गया। ठीक है, जब ये शिफ्ट हो गया और ये वाले भी आपस में मैंने तोड़ के दिखा दिया, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। ये हाइड्रोजन अब फ्री हो गया, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज था, यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज था, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लिया। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया, लेकिन क्योंकि कार्बन की बैलेंसी अभी पूरी नहीं थी, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया, पूरी हो गई बैलेंसी। एक नया OH ग्रुप बन के तैयार हो गया जो हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा बनाएं, इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ पे देखिए ये पूरा साइकिल बन गई है, ये पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से होता नहीं, मैंने आपको बनाने यहाँ पे समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब अगर हम इस चीज को बनाएं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पांचवा जो हमारा कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बनाएं थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो ये इस तरीके से बन जाता है। मैं इस वाले को रफ करके आपको इस साइड में बना के दिखाता हूं इसको, कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। बनने को साइक्लिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन चुका है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें सारी बॉन्डिंग इसी तरीके से होती है। ठीक है, तो ये हम अगर इसको इस तरह से बनाएं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारे कार्बन एटम्स हैं, ये हमारे कार्बन की चेन है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बना चुकी है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि पांचवा कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो पहले कार्बन से आकर के जुड़ता है। तो इसका मतलब ये हमारा कार्बन नंबर 1 है और ये हमारा कार्बन नंबर 5। ये कार्बन नंबर 5 का ऑक्सीजन एक नंबर से जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 5 का ऑक्सीजन आकर के एक नंबर से जुड़ गया। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। ये हमारा कार्बन नंबर 2 होगा, यहाँ पे हमारा कार्बन नंबर 3, यहाँ पे हमारा कार्बन नंबर 4 होगा। ठीक है, अब इन चारों कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल और बाकी की चीजें जुड़ी हों उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, इसके पास में एक OH और एक H है। ठीक है, तो सबसे पहले हम H और OH जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, H और OH हमने जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक, दूसरे कार्बन से भी हमारा क्या जुड़ा हुआ है, H और OH जुड़ा हुआ है, जोड़ देंगे। H OH जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया हमने। तीसरे कार्बन पे यहाँ पे गड़बड़ है, देखिए तीसरे कार्बन पे जो OH है वो इस साइड पे है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस OH को ऊपर की तरफ, क्योंकि अलग साइड में है तो हम अलग साइड ही बनाएंगे, ऊपर की तरफ होगा। फोर्थ कार्बन पे सिमिलर होगा हमारा HOH। ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। फिफ्थ कार्बन से हमारा एक ऑक्सीजन था। ठीक है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस साइड पे है, हमने लगा दिया, एक हाइड्रोजन है, और एक CH2OH है, तो हमने CH2OH लगा दिया, और यही सिक्स्थ कार्बन है। ठीक है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे, सिक्स्थ कार्बन CH2OH, फिफ्थ कार्बन से एक ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, ये वाला वो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज, ये क्या है, ये एक हेमी एसिटल बन गया। ठीक
ठीक है, ये तैयार हो गया हेमी एसिटल किसकी केस में, हमारा डी ग्लूकोज की केस में। ठीक है, ये डी ग्लूकोज की बात हम लोगों ने की। इसी तरह से जो अदर शुगर हैं जैसे कि डी मैनोज हो गया, डी गैलेक्टोज हो गया, ठीक है, इनको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसी फॉर्म में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ग्लूकोज बना हुआ है, जैसे कि ग्लूकोज यहाँ पे बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैनोज होता है वो कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज का इपीमर होता है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज का इपीमर होता है। इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर मैनोज का बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा देखिए, मैनोज में बनाता हूं इससे। तो 6 कार्बन की शुगर है, ठीक है, 6 कार्बन की शुगर मैनोज है, बना दिया मैंने। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, पहले कार्बन पे क्या है, HOH। दूसरे कार्बन पे क्या है, यहां पे भी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे क्या है, क्योंकि ये मैनोज है, हम मैनोज बना रहे हैं। मैनोज क्या है, इपीमर है कार्बन नंबर 2 पे। तो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे जो OH का कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। OH यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा H। 3 नंबर पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर भी ठीक है और 5 नंबर भी ठीक है और छठा हमारा ऐसा। ये क्या है, डी मैनोज है, ये डी मैनोज हो गया। ठीक है, इसी तरह से डी गैलेक्टोज भी हम बना सकते हैं। डी गैलेक्टोज में क्या है, डी गैलेक्टोज बिल्कुल ग्लूकोज की तरह होता है, कार्बन नंबर 4 पे इपीमर है। तो क्या होगा, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 4 है यहाँ पे OH का कंफर्मेशन बदल जाएगा। OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। ये अब क्या हो गया, अब ये हो गया डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें वही हैं, बस ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जा रहा है। ये ऑक्सीजन आकर के 1 नंबर कार्बन से जुड़ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात कि इसको हम नाम कैसे देंगे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेमिंग करना बहुत ईजी है। मैं गैलेक्टोज को वापस ग्लूकोज बना देता हूँ, क्योंकि मैं ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो ये हमारा H और OH, ये हमारा हो गया फिर से डी ग्लूकोज। ठीक है, अब जब हेक्सोजेज या फिर जब हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एल्डोज, जो भी एल्डोज है, जब वो हमारा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर गेन करता है, ठीक है, तो वो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, 6 मेंबर्ड रिंग। कितने मेंबर की रिंग होते हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। फिर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। इस रिंग में 6 मेंबर हैं। ठीक है, 6 मेंबर हैं। और इस तरह की 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं, वो एक कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है पायरन। पायरन इससे सिमिलरिटी शो करती हैं, पायरन से सिमिलरिटी शो करती हैं। इसीलिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है पायरेनोज। पायरेनोज मैंने आपको बताया था, शुगर की जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो उसमें ओज सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पायरेनोज, इसका मतलब एक पायरान जैसा एक शुगर है, उसको हम लोग पायरेनोज बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो पायरन से सिमिलरिटी शो कर रहा है, लेकिन है ग्लूकोज। इसीलिए जब हम ग्लूकोज की नेमिंग इस फॉर्म में करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे ग्लूकोपायरेनोज। ग्लूकोपायरेनोज। ठीक, ये क्या लिखेंगे हम लोग, है ये ग्लूकोज ही, सिर्फ नेमिंग जब हम इसकी करेंगे तो ग्लूकोपायरेनोज बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर पायरन से सिमिलरिटी शो कर रहा है। पायरन्स क्या होते हैं, दे आर द 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड। ठीक है, दूसरा, यहां पे कभी कभी कार्बन के बेसिस पे भी पूछा जाता है कि अगर एक पायरन रिंग है तो उसके पास कितने कार्बन एटम होंगे, तो वहां पे 5 कार्बन एटम होंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, कार्बन कितने होंगे, 5। लेकिन अगर टोटल मेंबर पूछे जाएंगे तो 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी रिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड रिंग है, इसको हम लोग पायरन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए, ग्लूकोपायरेनोज इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसकी आगे चर्चा भी हम लोग करेंगे। इसकी नेमिंग अभी यहाँ पे पूरी नहीं हुई है, अभी हम थोड़ी देर में इसको और मॉडिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई कीटोज है,
अगर कोई कीटोज है, सपोज दैट फ्रक्टोज है, तो वो कैसे अपना रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात जब हम कीटोज की बात करेंगे या फ्रक्टोज की बात करेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेमिकीटल्स, 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 हेमिकीटल्स तब बनाएंगे जब हमारा कीटोज कोई होगा। ठीक, हेमिकीटल कब बनेगा, जब कोई कीटोज होगा। ठीक है, अब कीटोज में हम सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग जानते हैं फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज में सबसे पहले बनाता हूं। ठीक है, कार्बन नंबर 1 हमारा CH2OH, क्योंकि यहां पे हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिंग के बीच में कहीं प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 बिल्कुल ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ठीक है, ये क्या है, फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की भी शुगर है। ठीक है, ये हेमिकीटल बनाएगा। कैसे बनाएगा, यहां पे कीटोन ग्रुप है, देखिए ये कीटोन ग्रुप, ये ग्रुप और ऑक्सीजन, ये क्या है, कीटोज है। ठीक है, और कीटोन ग्रुप किसी अल्कोहल से रिएक्ट करे, यहां पे भी आप देखिए इसी रिंग में आपको कीटोन ग्रुप भी मिल जाएगा और अल्कोहलिक ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे कीटोज की या फ्रक्टोज की बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज की केस में क्या था कि मैक्सिमम जो रिंग का फॉर्मेशन था वो कार्बन नंबर 5 से हो रहा था, और वो क्या बना रहा था, वो बना रहा था हमारा जो पायरेनोज था, सिर्फ वो कंपाउंड से सिमिलरिटी शो कर रहा था पायरन से, इसलिए हम उसको पायरेनोज बोल रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग फ्रक्टोज की बात करें, तो फ्रक्टोज का जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है या हमारा जो कीटोन ग्रुप है, इसके पास कैपेसिटी है, ये कार्बन नंबर 5 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कार्बन नंबर 5 पे जो OH लगा हुआ है इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और कार्बन नंबर 6 पे जो OH लगा है इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा फ्रक्टोज का कार्बोनिल कार्बन है, फ्रक्टोज का जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है वो कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सिल लगा है उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और कार्बन नंबर 6 पे जो हाइड्रोक्सिल लगा है उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये कार्बन नंबर 5 पे लगे हुए हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ठीक है, कहां से, अगर 5 में जो हमारा कार्बन नंबर 5 पे लगा हुआ OH है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, अभी बना के दिखाता हूं, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ठीक है, जो कि सिमिलरिटी शो करता है फ्यूरेन से, और इसीलिए इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है फ्यूरेनोज, इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है फ्यूरेनोज। ठीक है, लेकिन अगर यही कार्बोनिल कार्बन जो है ये रिएक्ट करता है 6th नंबर कार्बन से, ठीक है, 6th नंबर कार्बन से अगर यही रिएक्ट करता है तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। क्या बनाता है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। ठीक है, और इस 6 मेंबर्ड रिंग को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसको हम लोग कहते हैं, ये पायरन से सिमिलरिटी शो करता है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पायरेनोज। ठीक, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आई, क्या, कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो दोनों फॉर्म में पाया जाता है, फ्यूरेनोज फॉर्म में भी पाया जाता है और पायरेनोज फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग हनी की बात करें, हनी में आप लोगों को पता होगा कि फ्रक्टोज पाया जाता है। हनी में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो हमारा फ्रक्टोज पाया जाता है वो फ्रक्टो पायरेनोज के फॉर्म में पाया जाता है, पायरेनोज के फॉर्म में पाया जाता है। हनी में जो हमारा फ्रक्टोज पाया जाता है वो फ्रक्टो पायरेनोज के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा स्वीट होता है, इसकी स्वीटनेस बहुत ज्यादा होती है, दिस इज द स्वीटेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। ठीक है, बहुत स्वीट होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टो पायरेनोज। ठीक है, लेकिन अगर हम हनी को हीट करते हैं तो इसकी स्वीटनेस कम होने लगती है,
और वो स्वीटनेस कम क्यों होने लगती है? क्योंकि जो हमारा फ्रक्टोपाइरेनोज है वो हीट करने पर क्या होता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर फ्रक्टोपाइरेनोज को हम लोग हीट करना शुरू कर दें तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रक्टोपाइरेनोज की स्वीटनेस क्या होती है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज से ज्यादा होती है, और हनी में किस फॉर्म में पाया जाता है, फ्रक्टोपाइरेनोज के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक नॉलेज की बात रही। अब हम बात करते हैं किस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, किस तरह से फ्रक्टोफ्यूरेनोज बनेगा और किस तरह से फ्रक्टोपाइरेनोज बनेगा, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है फ्रक्टोज, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा तो किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज के केस में जिस तरह से दिखाया था बिल्कुल वैसी ही रिएक्शंस होंगी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं मिटा के बना देता हूँ। तो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, इसको मैं फिर से आगे बनाऊंगा क्योंकि मैं उसी तरह से इलेबोरेट करके बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको खोलूं और आगे खोलूं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये हमारा जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 5th नंबर कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल था इसको भी खोल दिया था, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें मैंने आपसे लास्ट अभी जब मैंने बनाया था फिगर ग्लूकोज की केस में तो वहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे CH2OH है, ठीक है, और ये हमारा C है जिसके पास में अब ये एक बॉन्ड और OH है, इसके पास में निगेटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, मैं निगेटिव शो कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1, ये 3, 4, 5 और ये छठा, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा OH, H, OH, H, OH और ये O। ठीक है, और ये जो हमारा हाइड्रोजन था इसके ऊपर क्या आएगा, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन, ये हमारा जो हाइड्रोजन है क्या होगा, यहाँ से फ्री हो जाएगा और जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ। ठीक है, ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, ये नया हाइड्रोक्सिल बन गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के केस में, सेम वैसा ही फ्रक्टोज के केस में हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर आप बैलेंसी देखेंगे तो इसकी बैलेंसी में एक अभी इलेक्ट्रॉन कम है, जो हमारा 2nd नंबर पे कार्बन है। देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कार्बन की बैलेंसी होती है 4, इसको 4 बॉन्ड चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा था तो चारों पूरे थे, 1, 2, 3, 4, अभी चारों पूरे थे, अभी एक टूट गया है तो एक कम है। तो अभी क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जब ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा तो अब क्या हो गया, अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 5 जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ में रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इस रिंग स्ट्रक्चर को कैसे डिनोट करेंगे, देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये किसके किसके साथ में जुड़ा है, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के साथ में। ठीक है, देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2 के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 है हमारा। ठीक, कार्बन नंबर 1 के साथ में ग्लूकोपाइरेनोज में जुड़ा था, तो कार्बन नंबर 2 के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि ये हमारा कार्बन नंबर 5 है अगर, तो इस 5 का ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ किससे, कार्बन नंबर 2 के साथ में। ठीक है, ये हमारा दूसरा कार्बन होगा। ठीक, तो पहला कार्बन कहां पे होगा, देखिए दूसरे कार्बन से अगर हम यहां पे ध्यान दें तो दूसरे कार्बन से एक OH लगा हुआ है। ठीक है, और एक CH2OH लगा हुआ है। ठीक है, 2nd नंबर कार्बन से एक CH2OH लगा है और एक OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 2nd नंबर कार्बन है, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, एक CH2OH हमने लगा दिया और एक OH लगा दिया, ये पूरा हो गया। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है। बाकी चीजें वैसी ही रही, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये 5 नंबर है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 के साथ देखें तो OH और H लगा हुआ है। ठीक है, लगा दिया OH, H, ये कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 4 के साथ में भी OH और H लगा हुआ है, 4। ठीक है, अब कार्बन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। कार्बन नंबर 5 के साथ में एक तो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लगा है।
ठीक, एक हाइड्रोक्सिल भी है, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल हम लगा देते हैं, ये हाइड्रोक्सिल लग गया, ठीक, एक हाइड्रोक्सिल भी है, ठीक। इस कार्बन नंबर 5 के साथ में हाइड्रोक्सिल नहीं है, एक हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक, हमने हाइड्रोजन लगा दिया क्योंकि उसका हाइड्रोक्सिल तो यहाँ जुड़ गया तो हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने, ठीक है। और एक हमारा CH2OH लगा हुआ है तो हमने CH2OH लगा दिया यहाँ पे, ठीक, ये CH2OH लगा दिया हमने, ठीक, ये हमारा हो गया 6th कार्बन। अब 6 के 6 हमारे कार्बन हो गए, जिसके साथ में जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ था वही सेम ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, एक बार फिर से इसको देखते हैं। 6 कार्बन की है हमारी शुगर, ठीक है, 6 कार्बन की हमारी शुगर हो गई। इस शुगर में मैंने आपको बताया कि जो हमारा 5th नंबर वाला OH है वो 2nd नंबर वाले कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक नया OH ग्रुप बन के तैयार होगा, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ग्लूकोज में यहाँ पे नया वाला OH कार्बन नंबर 1 पे बना था वो हाईली रिएक्टिव था, वैसे सिमिलरली ये भी हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है, ये OH हाईली रिएक्टिव, ठीक। तो कार्बन नंबर 2 पे OH है, हमने दिखा दिया, और एक CH2OH है यहाँ पे लग गया, ठीक है, सिमिलर, सही है। कार्बन नंबर 3 पे देखें तो OH और H है, तो OH और H लगा दिया हमने। कार्बन नंबर 4 पे भी सेम है, OH और H है तो मैंने लगा दिया। कार्बन नंबर 5 पे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और क्या है? एक CH2OH है, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक ऑक्सीजन लगा दिया, एक CH2OH लगा दिया, कार्बन नंबर 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी यहाँ पे रिंग बनी है इसमें कितने मेंबर हैं, इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। इस रिंग में कितने मेंबर्स हैं? तो 1 2 3 4 और 5। जबकि जब पायरोनोज बना था तो वहां पे कितने मेंबर्स थे? वहां पे टोटल मेंबर्स 6 थे, यहाँ पे 5 मेंबर हैं, इसलिए क्या है? फ्यूरेन है, फ्यूरेनोज है, ठीक है। और जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, क्योंकि ये फ्रक्टोज है, तो इसकी नेमिंग जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज द फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये है फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो फ्रक्टोज है वो कार्बन नंबर 6 वाले हाइड्रोक्सिल से भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन सेम रहेगा, ठीक है, पूरा रिएक्शन सेम रहेगा। मैं बना के फिर से आपको दिखाता हूं इसको, ठीक है, पूरा रिएक्शन सेम रहेगा। ये अब OH रहेगा यहाँ पे पूरा हमारा, ये हो जाएगा OH, ठीक। अब इस वाले OH से रिएक्ट करने वाला है ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, सब कुछ सिमिलर रहेगा, वही पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम खोल देंगे थोड़ा सा, इस वाले फ्रक्टो जो हमारा CH2OH है इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे, ठीक है। जब हम इसे खोल के बनाएंगे तो हमारे पास CH2 है, तो H हम ऐसे दिखा देंगे थोड़ा सा, दोनों H, और OH को हम थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, ये ऐसा हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर यही चीजें हो रही हैं यहाँ पे। इसको हम फिर से मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, इसको, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ये जो हमारा है इसके साथ में नेगेटिव चार्ज है। अब ये इसके पास में प्लस चार्ज आएगा जब ये इधर जाएगा तो, ठीक है। इतनी चीज आप वहीं से समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमारा H और ये हमारा O, और फिर O के बाद में H, और यही H अब कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसके पास में प्लस चार्ज है, इसके पास में निगेटिव चार्ज है, ठीक। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा OH ग्रुप, ठीक है। फिर क्या बनेगा? एक्स्ट्रा OH ग्रुप बनेगा, ठीक। एक्स्ट्रा OH ग्रुप तो बन गया, लेकिन अभी भी इस कार्बन की जो बैलेंसी थी वो पूरी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड कितने बने हैं? 1 2 3 4 होने चाहिए, तो चौथा कहाँ बनेगा? 6th कार्बन का जो O था हमारा वो जाके 2nd कार्बन से बनाएगा, 6th कार्बन का O 2nd कार्बन से बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा परिवर्तन होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में, क्योंकि पहले 5वें कार्बन पे जो ऑक्सीजन था वो 2nd कार्बन से जुड़ा था। अब 6th कार्बन पे जो O है वो जाकर के कहाँ से जुड़ा है? 2nd कार्बन से जुड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से चेंजेज आएंगे। अब जो रिंग बनेगी उसके पास 6 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 6 मेंबर्स होंगे, ग्लूकोज जैसी रिंग बनेगी, ठीक है। तो ग्लूकोज जैसी रिंग कैसे बन रही है? क्योंकि जो 6th नंबर का कार्बन है, मतलब ये वाला जो हमारा कार्बन है कौन सा नंबर होगा? ये 6th नंबर होगा,
सिक्स्थ नंबर का जो हमारा ऑक्सीजन कार्बन वाले हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन है वो जुड़ा है सेकंड नंबर से। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेकंड नंबर हो गया, ये हो गया हमारा नंबर 2। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर से क्या क्या जुड़ा हुआ है, वही चीज हम जोड़ते चलेंगे। सेकंड नंबर से हमारा एक ऑक्सीजन था जो कि सिक्स्थ नंबर वाला था। ठीक है, ये सिक्स्थ नंबर है, सिक्स्थ नंबर वाला वो जुड़ा हुआ है सेकंड नंबर से। ठीक है, इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, एक OH भी जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं, एक OH जोड़ दिया हमने। ठीक है, और एक CH2OH लगा हुआ है, CH2OH जोड़ दिया हमने, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। थर्ड कार्बन की कहानी सेम रहेगी, फोर्थ की भी सेम रहेगी। थर्ड कार्बन की सेम है, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन है। फोर्थ की भी कहानी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल है। ठीक, अब यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे क्या है, यहाँ पे OH इसका बचा हुआ था, तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे भी H और OH जोड़ दिया हमने। ठीक है, सिक्स्थ कार्बन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ कार्बन पे क्या बचा, सिक्स्थ कार्बन पे हमारा एक ऑक्सीजन जो कि पहले से लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसे जोड़ देंगे। ये ठीक है, अब सिक्स्थ कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे 6 के 6 यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहे होंगे, ये कार्बन नंबर 3, 4। ठीक, इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पायरन OH, क्योंकि पायरन से आप देखिए पायरन से सिमिलरिटी रख रहा है। कैसे, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपके। यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं, ये पहला मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, तीसरा मेंबर हो गया, चौथा मेंबर हो गया, पांचवा और ये छठा मेंबर। ठीक है, इस फ्रक्टोज ने भी क्या किया है, एक 6 मेंबर रिंग बनाई हुई है, और ये 6 मेंबर रिंग क्या है, ये पायरन से सिमिलरिटी शो करती है, इसलिए क्या है, पायरनोज है। तो इस तरह का जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फ्रक्टो पायरनोज बोलते हैं। ये है फ्रक्टोपायरनोज। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, थोड़ा सा इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा था कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के उन सबके पास में एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, मल्टीपल एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। ठीक है, जब मैंने ग्लूकोज की बात की तो वहां पे 4 एसिमेट्रिक सेंटर्स थे, ग्लूकोज की जब मैंने बात किया था। ठीक है, 4 एसिमेट्रिक सेंटर्स थे। ठीक है, तो जब वहां पे 4 एसिमेट्रिक सेंटर्स थे तो मैंने आपको आइसोमेरिज्म की वहां पे काउंटिंग बता दी थी किस तरह से होता है, कितने हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एसिमेट्रिक सेंटर ऐड हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जब वो अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं तो वहां पे एक एक्स्ट्रा जो है एसिमेट्रिक कार्बन ऐड होता है। कैसे ऐड होता है मैं आपको दिखाता हूं बना के। ठीक है, ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। ठीक है, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोपायरनोज का स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, ग्लूकोपायरनोज का स्ट्रक्चर है। यहां पे मैंने आपको बताया कि एक एक्स्ट्रा एसिमेट्रिक कार्बन बढ़ जाता है या ऐड हो जाता है, या फिर आप कहें कि एक एक्स्ट्रा एसिमेट्रिक सेंटर बन जाता है। ठीक है, कैसे बन जाता है, यहां पे देखिए हाइड्रोजन था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था वहां पे। ठीक है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, बाकी तो जहां पे एसिमेट्री थी वहां पे थी ही, लेकिन कार्बन नंबर 1 एसिमेट्रिक नहीं था। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, नॉर्मली अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरह से हम कार्बन नंबर 1 पहले बनाते थे। ये सब एसिमेट्रिक थे, लेकिन कार्बन नंबर 1 एसिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा था, और सिक्स्थ वाला एसिमेट्रिक नहीं था क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ में बने हुए थे। लेकिन अब आप कार्बन नंबर 1 को देखिए, अब आप कार्बन नंबर 1 को देखिए तो इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हैं। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, तीसरा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। ठीक, और चौथा ये पूरा ग्रुप।
यहां से ये पूरा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। एक कार्बन यहां से आप देखिए, ये कार्बन से शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये एक यहां से भी जुड़ा हुआ है, तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, ठीक, 4 डिफरेंट ग्रुप। इसका मतलब ये वाला जो हमारा कार्बन है, कार्बन नंबर 1, ये एक और एसिमेट्रिक कार्बन बन गया है यहाँ पे, ये एक और क्या बन गया, एसिमेट्रिक कार्बन बन गया है, ठीक है। और ये जो एक नया एसिमेट्रिक कार्बन बना हुआ है, ठीक है, एक जो नया एसिमेट्रिक कार्बन बना हुआ है, इस कार्बन को कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। अब यहां पे जब एसिमेट्रिक कार्बन बना है तो इसका मतलब ये 2 डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म भी शो करेगा, ठीक है, ये 2 डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म भी शो करेगा, ठीक है। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में होती है कोई शुगर तो वो 2 तरह के आइसोमेरिक फॉर्म शो करती है, ठीक है। आइसोमेरिक फॉर्म की अगर हम लोग बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में, तो 2 तरह के आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, आइसोमेरिक या डाई स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म्स। एक को हम लोग कहते हैं अल्फा आइसोमेरिक फॉर्म और दूसरे को हम लोग कहते हैं बीटा आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है। और ये अल्फा और बीटा आइसोमेरिक फॉर्म्स जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एनोमर्स। ये क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इन आइसोमेरिक फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, ठीक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स, अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। एनोमर्स, एनोमर्स होते हैं ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट differs in the configuration around anomeric carbon, ठीक है। इसका मतलब अल्फा और बीटा एनोमर्स जो होंगे वो डिफर होंगे, लेकिन कहां पे डिफर होंगे, ओनली अराउंड द एनोमेरिक कार्बन, इस कार्बन के अराउंड जो हमारा H और OH का कन्फॉर्मेशन है इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। तो किस तरह से डिफरेंस होगा, अब आप देखिए, जो हमारे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं 2 तरह के एनोमेरिक फॉर्म में होंगे, अल्फा एनोमेरिक, बीटा एनोमेरिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो गया जिसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं, और उन एनोमेरिक कार्बन के अराउंड अगर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है तो इस तरह के जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे एनोमर्स, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एनोमर्स। अब जो एनोमर्स हैं वो अल्फा और बीटा हो सकते हैं, तो क्या डिफरेंस यहां पे हो सकता है, आप देखिए यहां पे अल्फा और बीटा में बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, यहां पे H और OH, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है। अब इसी के अराउंड डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मैं एक दूसरा ग्लूकोज भी बनाता हूं, ठीक है, दूसरा ग्लूकोज, सब कुछ सेम रहेगा, कार्बन नंबर 1 ये है, सब कुछ सेम रहेगा। होगा क्या, बस ये OH पलट के ऊपर चला जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ये CH2OH और H, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। यहां पे OH कहां है, नीचे है, यहां पे OH कहां चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब इनमें से एक अल्फा है, एक बीटा है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। लेकिन जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज को डिनोट करते हैं या बनाते हैं तो हम लोग उसको पायरोनोज, ग्लूकोपायरोनोज बोलते हैं। तो ये क्या होगा, अल्फा ग्लूकोपायरोनोज, ये अल्फा ग्लूकोपायरोनोज है, ठीक है। और ये क्या है, बीटा ग्लूकोपायरोनोज, ठीक। तो ये अल्फा और बीटा एनोमर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा हम पहचानेंगे कैसे, आसान सा कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन पे लगा हुआ, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन पे लगा हुआ OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ है,
किताब में आपको नीचे की तरफ बना हुआ दिख रहा है, मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूँ। अगर नीचे की तरफ है तो वो अल्फा एनोमर हो जाएगा, ऊपर है तो क्या हो जाएगा, बीटा एनोमर हो जाएगा। ठीक, ये तो नॉर्मल सी भाषा, मैंने अपनी भाषा में आपको समझा दिया कि अगर आपको इस तरह से बना हुआ दिखे तो आप OH की पोजीशन, पहले कार्बन या एनोमेरिक कार्बन से OH की पोजीशन देखिए, नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऊपर नीचे कर देगा तो कैसे देखेंगे, तब आप लोग देखिएगा कि ये जो CH2OH है हमारा 6th कार्बन, CH2OH, ये वाला CH2OH 6th कार्बन, तब आप लोग इस 6th कार्बन को देखिएगा CH2OH, अगर जो हमारा OH ग्रुप है वो CH2OH के अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, मतलब CH2OH यहां पे है और OH यहां पे है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, तो अल्फा एनोमर है। लेकिन अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हमारा इस CH2OH के सेम पोजीशन पे लगा हुआ है, अपोजिट नहीं है, जिस जगह पे ये लगा हुआ है ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बीटा ग्लूको। ठीक, बीटा ग्लूकोपाइरिन। इसी तरह से अल्फा फ्रक्टोपाइरेनोज, बीटा फ्रक्टोपाइरेनोज भी होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन के अराउंड जो है OH का कन्फॉर्मेशन चेंज या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, सिर्फ इतना ही वहां पे भी होता है। ठीक है, अब एक टर्म आता है म्यूटा रोटेशन। ठीक है, एक टर्म आता है म्यूटा रोटेशन, इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत पूछा भी जाता है। उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इन सॉल्यूशन अल्फा एंड बीटा एनोमर्स आर interconverted by a process called म्यूटारोटेशन। ठीक है, उसको म्यूटारोटेशन कहते हैं। म्यूटारोटेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू अल्फा और बीटा एनोमर्स एक दूसरे में चेंज होता है, मतलब अल्फा है तो बीटा में चेंज हो जाए, बीटा है तो अल्फा में चेंज हो जाए। कहां पे, इन सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में अल्फा फॉर्म बीटा में चेंज हो, बीटा फॉर्म अल्फा में चेंज हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये प्रोसेस क्या है, म्यूटारोटेशन है। ठीक है, तो ये इतना मुझे आपको बताना था जो हमारा मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आगे चल के हम लोग मेटाबॉलिज्म में पहुंचेंगे तो मैं वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें सेम होती हैं, कार्बन के नंबर सेम है, बस खाली स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वहां पे एक इंटरनल रिएक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली बात है जो मैं बताना स्किप कर गया, अभी मुझे याद आया है तो मैं बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एल्डिहाइड किसी कीटोन से, किसी एल्कोहल से, या कोई कीटोन किसी एल्कोहल से रिएक्ट करे तो हेमी एसिटल्स या हेमी कीटल्स बनते हैं। ठीक है, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हमको क्या मिल रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हमको एल्डिहाइड भी मिल गया और वहीं पे अल्कोहल भी मिल गया, या वहीं पे कीटोन मिल गया वहीं पे अल्कोहल भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह का जब हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल या हेमी कीटल। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में बना। ठीक, तो ये पूरी बात रही साइक्लिक स्ट्रक्चर की, पूरी कहानी रही। मैंने आपको सारी चीजें लगभग डिटेल में बताई। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कुछ मोनोसैकेराइड्स डेरिवेटिव की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, अमीनो शुगर्स कैसे बनती हैं, शुगर अल्कोहल्स कैसे बनते हैं, एसिड्स कैसे बनती हैं, वहां से एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन कैसे बनता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।